तो यहाँ पर आप सीख रहे थे बिल्कुल शुरुआत से सही इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, लिखना और बोलना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक क्लास है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर जहाँ से आप पढ़ना लिख सकें, सही तरीके से लिखना, एक करेक्ट वे में एक सेंटेंस को लिख पाएँ कि बिना किसी ग्रामर की मिस्टेक के आप एक वाक्य, सही वाक्य लिख सकें और उसी वाक्य को फिर बोलना। तो यहाँ पर आपने इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआती लेवल की, 0 लेवल की है, तो आपने सिंपल सेंटेंसेस, जो साधारण से वाक्य थे, उनको बनाना सीख लिया था। जहाँ पर जो ये क्रिया है ना, वर्ब है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसे वाक्य बनाना सीख लिए हैं, हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़ कर कर, ठीक है। इन सभी वर्ब्स का, इन सभी क्रियाओं का यूज़ कर कर एज अ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के रूप में। इसके बाद में आपको ये जो वर्ब है ना, वो यूज़ नहीं हुई है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर आपने इनका इस्तेमाल सीखा है। इज एम आर का यूज़, वॉज वर का यूज़, विल बी का यूज़, इन सभी का यूज़ कर कर एक साधारण वाक्य, एक सिंपल वाक्य किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर आपने कोई क्रिया नहीं बताई है इन वाक्यों में, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, इन क्रियाओं की यहाँ पर बात नहीं की गई है। ये आप सीख चुके हैं, अगर जो प्रीवियस क्लासेस है उनको देखा है तो उनमें। फिर आपने देखा कि क्रिया वाले वाक्य बनाना भी आपने सीख लिए हैं, बिल्कुल सिंपल इजी लेवल के। तो क्रिया वाले वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेंसेस की तरफ जाना पड़ता है। तो टेंसेस में आपने जो पहला पार्ट है ना, जिसको सिंपल भी बोलते हैं और इनडेफिनिट भी बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस का या तो सिंपल या इसे बोल सकते हैं इनडेफिनिट, दोनों ही इसके नाम है। तो आपने ये तीनों टेंसेस भी सीख लिए हैं। प्रेजेंट सिंपल में हम किस तरीके से वाक्य बनाएंगे, आप जाके देखें और सीखें। पास्ट सिंपल में हम किस तरीके से वाक्य बनाएंगे, फ्यूचर सिंपल में हम किस तरीके से वाक्य बनाएंगे। इन सभी सेंटेंसेस में हमने क्रियाओं का इस्तेमाल किया है, वर्ब का इस्तेमाल किया है। खाना, पीना, धोना, नहाना, ये सभी जो क्रियाएं हैं, जो एक्शन, जो आप काम करते हैं, उन सभी को इन सेंटेंसेस में बनाया है आपने, मतलब प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। तो इस तरीके से ये सभी साधारण से वाक्य बिना किसी ग्रामर की मिस्टेक से आपने इजी वे में सीख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, वाक्य बनाने का तरीका। इसके लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, अगर कर्ता की बात है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नज़र आएगी, ठीक है, आएगी। जो हमने पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखे, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, अगर नहीं है तो नहीं ऐड करनी है, नहीं है तो नहीं ऐड करनी है। तो वहाँ पर मेन वर्ब, जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, ये मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में इन्होंने काम किया है, तो वहाँ पर वो मेन वर्ब के रूप में उनका इस्तेमाल किया है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो लगानी है, फिर मेन वर्ब लगानी है, इस तरीके से ये फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसी तरीके से एक सही वाक्य को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है सही तरीके से। मतलब सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी अगर है, अगर उस वाक्य की डिमांड है, फिर मेन वर्ब रखनी है। तो ये कैसे सीखेंगे, ये अभी जो मैं सिखा रही हूँ टेंसेस की सहायता से आप सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पहला टेंस हमने कर लिया है, जिसमें आपने वाक्य बनाना सीख लिए हैं। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया इज, एम आर, वॉज, वर, विल, हैज़, हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, खाना, जैसे गो, कम, प्ले, जंप, वॉश, या फिर आप कह सकते हैं जो भी हिंदी के जो भी काम होते हैं ना, इसके लास्ट में ना, जैसे खाना, पीना, नहाना, उठना, बैठना, तो सभी में ना आ रहा है, तो वो सभी मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया, और ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। इनको सीखने के लिए आपको टेंसेस को गहराई से सीखना पड़ता है। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मेंशन किए हैं मैंने सारे टेंसेस। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको कॉन्टिन्यूस या कंटिन्यूअस जो भी आप प्रेफर करें वो बोल सकते हैं। तो तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस देखेंगे। देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तो तीनों का हम साथ ही में देखेंगे। अगर आपको वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं इस तरीके से आ जाए तो ये पहचान है। अगर हिंदी के वाक्यों में वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह नाच रहा है, इस तरीके से आ जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट है, यानी कि वर्तमान समय का। अब देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से आ जाए तो ये पहचान हो जाएगी।
और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, इस तरीके से पहचान जाएंगे। तो ये पहला पोर्शन हो गया कि आपने पहचान लिया, आप वाक्य पहचान लेंगे कि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इस तरीके से पहचाना। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको इन सभी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताई हेल्पिंग वर्ब है, वो पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। क्या है? इज एम आर। तो इन्हीं की सहायता से तो हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वॉज और वर। क्या है? वॉज और वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल बी। क्या है? विल बी। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग आनी चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ये तीन जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज एम आर, अब इनका इस्तेमाल हम कौन कौन से कर्ता के साथ, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पर वॉज वर का यूज़ भी हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, विल बी का यूज़ आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर याद रखने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट और सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ, तो वहाँ पर इज़ का यूज़ कर देंगे। अगर आई है तो एम लगा देंगे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और आई है तो वॉज लगा देंगे अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई के साथ एम का भी यूज़ हो रहा है और आई के साथ वॉज का भी यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? टेंस के आधार पर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, वर्तमान काल की बात होगी, तो यहाँ पर एम आ जाएगा आई के बगल में। और बीते हुए समय की बात होगी, भूतकाल की बात होगी, तो आई वॉज आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखें आर और वर का इस्तेमाल। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आप आर का यूज़ कर देंगे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी तो वहाँ पर वर का इस्तेमाल कर देंगे। और यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी आएगा, विल बी हेल्पिंग वर्ब आएगी। याद रखें। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या देखा, टेंस कौन सा है, फिर पहचान क्या है हिंदी में, और फिर इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर, इन्हीं की नींव पर हम क्या करेंगे, वाक्यों को बनाएंगे, सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। देखें अब यहाँ पर ये तो हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन मेन वर्ब कौन सी आएगी? तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। जैसे गो का गोइंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। अगर इसको क्रियाओं में देखा जाए तो इसको वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं। ये आईएनजी वाली जो वर्ब्स आती है वो चौथे रूप में आ जाती है। अगर आपको अभी तक यही पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आपने ऐसा समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपके पास सारा मटेरियल हो गया है कि इन्हीं की सभी की सहायता से, हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, एक सही वाक्य को, इंग्लिश के एक सही वाक्य को बना पाएंगे और सही तरीके से उसको बोल पाएंगे फ्रेम कर कर। चलिए अभी वाक्य बनाना सीखें। तो सबसे पहले देखें वाक्य जो होते हैं ना वो क्या होते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंसेस, यानी जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सकारात्मक वाक्य हिंदी में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस, मतलब वहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करना है आपको, नॉट का यूज़ नहीं करना है। किसका यूज़ नहीं करना है? नॉट का। और ना ही इसमें कोई सवाल बनाया जाता है, मतलब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप इस तरीके से वो वाले वाक्य बनाएंगे। तो ये वाक्य बनाने आने चाहिए कि हर एक तरह के वाक्य, यानी कि हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इस तरीके से वाक्य फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, जो नॉट वाले भी नहीं है और प्रश्नवाचक भी नहीं है। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, हिंदी के वाक्य को देखा, रहा है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो इससे आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर देखिए वह फुटबॉल खेल रहा था से आपने समझ लिया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। वह फुटबॉल खेल रहा होगा से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। तो इस तरीके से हिंदी के तीनों सेंटेंसेज आपने सामने देख लिए। अब इनको फ्रेम करने का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है,
वो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब आपको तीनों की ही पता है। प्रेजेंट में इज एम आर हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर हो गया, विल बी हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर मेन वर्ब रखनी है। मेन वर्ब कौन सी है, आईएनजी वाली वर्ब, ठीक है, गोइंग, प्लेइंग, जैसे मैंने बताया। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी अदर वर्ड्स आ जाते हैं वो एंड में आपको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट क्या है, वह है तीनों में, तो ही लिखा है, ठीक है, ही। पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट देख ले, ही। अब वह खेल रहा है, वह, अब ही के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, तो ही के साथ इज आता है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, बता दिया है, तो वो आपको याद कर लेना है, ही इज। फिर मेन वर्ब क्या है, आईएनजी वाली वर्ब आपको लगा देनी है, तो प्ले का प्लेइंग हो गया, ही इज प्लेइंग। अब क्या है, जो भी अदर वर्ड्स है, फुटबॉल, तो लास्ट में ऐड कर देना है ऑब्जेक्ट, यानी कर्म या जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसी को ही हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना दिया कि वह फुटबॉल खेल रहा था, तो ही के साथ वॉज आएगा, ही के साथ वॉज आता है, यानी वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब की यानी इस प्लेइंग की हेल्प करती है पूरे सेंटेंस को सही तरीके से बिना किसी गलती के फ्रेम करने में, बनाने में। तो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, वह फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ही के बाद में यहाँ पर विल बी आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सभी के साथ आप विल बी लगाए, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से ये जो इंग्लिश के सेंटेंसेस है तीनों यहाँ पर आपने देखे, तो इज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, विल बी प्लेइंग से आपने पता लगाया कि ये कौन सा टेंस है और ये सेंटेंस हमको क्या बताना चाह रहा है, इसको हम हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर हिंदी में होगा तो इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखें, ऐसे आप और भी वाक्य बना सकते हैं। अब नॉट वाला वाक्य देख लें, नेगेटिव वाक्य देख लें कि वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अब नहीं वाला सेंटेंस आ गया ना, तो इज एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब थी ना, इज एम आर, इनके बाद में नॉट लगा देना, बस कुछ नहीं करना है। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो ही वॉज के बाद नॉट लग गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ जो विल भी थी ना हेल्पिंग वर्ब, तो विल के बाद यानी एक वर्ब के बाद एक हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल और बी है ना, दो है, तो यहाँ पर विल के बाद में नॉट लगाना है, विल बी नॉट नहीं लिखना है, विल नॉट बी, इस तरीके से लिखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल और बी के बीच में नॉट लगा देना है। इस तरीके से नेगेटिव वाक्य भी बना लेंगे। अब देखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक, जहाँ पर आपको सवाल बनाने हैं, प्रश्न पूछने हैं, तो वो वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, दो तरीके के वाक्य होते हैं। पहले तो जो क्या से शुरू होंगे, अब जो क्या से शुरू हो रहे हैं उसमें आपको वॉट बिल्कुल नहीं लगाना है, शुरू में बिल्कुल भी वॉट नहीं लगाना है। और एक होते हैं जो कब, क्यों, क्या, कैसे बीच में आ जाए, जैसे इसमें कब आ रहा है बीच में, यानी कि वैन, इसकी अंग्रेजी होती है वैन, तो ये बीच में आ रहा है। तो दो तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। पहले क्या वाले वाक्य देख लें, जब क्या से शुरू हो रहे हैं ना इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, ये तो इसका फॉर्मूला है, इस तरीके से आप जो है सेंटेंस को बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना है, यानी कि इज एम आर को रखना है, या वॉज वर्ब को रखना है, या विल को रखना है, विल, ठीक है, विल को रखना है, विल भी है ना तो विल रखेंगे। और इसमें भी ऐसा होगा, थोड़ा चेंज होगा, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको फ्रेम कर देना है। यानी कि इज एम आर, जो भी वॉज वर है, इनके बाद आपको सब्जेक्ट को रखना है। क्या तुम पढ़ रहे हो, सबसे पहले है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर देखिए क्या तुम पढ़ रहे हो में क्या करना है आपको, क्या तुम, तो आर आया है क्योंकि यू जो है तुम है, तुम यानी कि यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, तो आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर वर का यूज हुआ क्योंकि यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, वर यू, यहाँ पर रीडिंग कर दें,
या फिर स्टडिंग कर दे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो भी आपको लगे, मतलब पढ़ना, कोई किताब पढ़ रहे हो तो रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। वैसे पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू स्टडिंग कर दे या सिमिलर कर ले तीनों को, वर यू स्टडिंग। क्या तुम पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर विल भी है ना, तो विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पर विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर भी लगाना है, विल यू बी स्टडिंग, विल यू बी स्टडिंग। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्या वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, उसको फ्रेम कर लेना, उसको बना लेना है। 4-5 ऐसे और वाक्य खुद से बनाए तो समझ में इजीली आ जाएगा। अब देखिए WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी जो प्रश्न बनाए जाते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, इनसे शुरू होते हैं ना वो, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अभी पहले वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला पहले वाला था, इससे पहले आपको सिर्फ एक WH वर्ड लिख देना है और इसमें प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे तुम आ गया, सब्जेक्ट आएगा हिंदी में, तुम कब पढ़ रहे हो, तुम कब पढ़ रहे हो, और तुम कब पढ़ रहे थे, और तुम कब पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से कब यानी कि व्हेन, आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हेन लगाना है, व्हेन के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, व्हेन के तुरंत बाद आपको व्हेन यू नहीं लिखना है, व्हेन आर यू स्टडिंग, व्हेन फिर आर यू, आर क्यों लगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, इज भी हो सकता है इसकी जगह, एम भी हो सकता है अगर आई सब्जेक्ट होगा, तो इज, एम, आर, जो वॉज वर होगा ना वो WH के बाद लगाना है, WH फैमिली के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। ये फ्रेमिंग आप ध्यान रखें, इस तरीके से वाक्य को बनाना है, ये तरीका आप याद रखें। व्हेन यू स्टडिंग, तुम कब पढ़ रहे हो, यहाँ पर हो गया ये, तुम कब पढ़ रहे हो। अब तुम कब पढ़ रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि तुम कब पढ़ रहे थे, तो व्हेन वर यू स्टडिंग, व्हेन वर यू स्टडिंग, तो यहाँ पर देखिए वर आ गया, यू सब्जेक्ट है इसलिए, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है WH फैमिली के बाद में। और तुम कब पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर है ये, तुम कब पढ़ रहे होंगे यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर क्या करना है, व्हेन विल यू बी, यहाँ पर विल यू यानी कि ये जो दो है ना, विल और बी, इन दोनों के बीच में आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। तो ये सब्जेक्ट यू, ये सब्जेक्ट है, करता है तुम, ठीक है। व्हेन विल यू बी स्टडिंग, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तीनों ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर पहचान याद रखनी है हिंदी में अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। दूसरा, इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना उनको आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरी बात की, वो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका इस्तेमाल हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ हम किनका कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ, इनको याद कर लेना है। इसके बाद जो अभी सेंटेंसेस आपने बनाए सेम टू सेम ऐसे ही इनको इंग्लिश में आपको खुद से अनुवाद करना है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा था, मैं सो रहा होऊंगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन तीनों टेंसेस में आपको इन तीनों वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इनकी अंग्रेजी बनानी है। तो यहाँ पर जो साधारण से वाक्य हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर, तीनों पार्ट्स जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आपने सीख लिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।